जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हिमालयाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों ये महीना था मई 2024 का। इस टाइम हम चल रहे थे नेशनल हाईवे 1 के ऊपर, दिल्ली अमृतसर हाईवे, और अभी हम बढ़ रहे थे पठानकोट की ओर। हाईवे पे हमारे सामने से अभी पास कर रहा था बाइकर्स का ये ग्रुप। किसी भी रोड जर्नी में बाइकर्स ग्रुप को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपनी ज़्यादातर रोड जर्नीज़ में मुझे बाइकर्स ग्रुप दिख ही जाता है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर रोड जर्नीज़ पहाड़ों की तरफ ही होती हैं, और पहाड़ों पे बाइकर्स ग्रुप का दिखना तो लाजमी है। लगभग 8 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए थे पठानकोट, और इस रोड जर्नी में हमारी मंजिल थी भरमौर, हिमाचल प्रदेश। भरमौर से हमें आगे करनी थी मनी महेश कैलाश यात्रा, और इसी के साथ हमें श्री गणेश करना था अपनी पंच कैलाश यात्रा का। दोस्तों दिल्ली से भरमौर जाने में 3 पड़ाव हैं। दिल्ली से पठानकोट, पठानकोट से चंबा, और फिर चंबा से भरमौर। दिल्ली से भरमौर का टोटल डिस्टेंस है करीब 660 किलोमीटर। इसमें करीब 500 किलोमीटर पे आता है पठानकोट, जो कि सीधी सीधी हाईवे ड्राइव है, और पठानकोट के बाद करीब 160 किलोमीटर की पहाड़ी ड्राइव है। 160 किलोमीटर के इस पहाड़ी रास्ते में 100 किलोमीटर पे आता है चंबा। ये हिमाचल वाला चंबा है। एक चंबा उत्तराखंड में भी है, जो गंगोत्री के रास्ते में आता है। दिल्ली से गंगोत्री वाले मेरे वीडियो में आपको वो उत्तराखंड वाला चंबा मिल जाएगा। पठानकोट से चंबा तक सड़क ठीक ठाक है। चंबा से भरमौर का आखिरी 60 किलोमीटर का जो रास्ता है, गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। आखिरी 60 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पे सड़क बहुत नैरो भी है और ख़राब भी, और आप ऑल्टीट्यूड भी गेन करते हैं थोड़ा, इसलिए आखिरी 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपकी गाड़ी की गति ज़्यादा नहीं बनती। फ़िलहाल पठानकोट के बाद का ये रास्ता काफ़ी सुंदर था, और थोड़ी बारिश हो जाने के कारण और अच्छा लग रहा था। दिल्ली से भरमौर की अपनी रोड जर्नी हमने पूरी की 1.5 दिन में। दिल्ली से हम सुबह चले 6 बजे, 2:30 बजे के आसपास हम पहुंचे पठानकोट। बीच में हमारा 1 से 1.5 घंटा ख़राब भी हुआ, क्योंकि अंबाला क्रॉस करने के बाद हाईवे बंद था किसान आंदोलन के चलते। तो हमें कई किलोमीटर तक गांव के कच्चे रास्तों पर चलना पड़ा हाईवे दोबारा टच करने के लिए। दिल्ली अमृतसर हाईवे पे जलंधर पहुंच के राइट टर्न लेना पड़ता है पठानकोट के लिए, और फिर पठानकोट से राइट टर्न लेना पड़ता है चंबा के लिए। पठानकोट से अगर सीधा चलेंगे तो जम्मू पहुंच जाएंगे। वैसे मेरा प्लान था आज डलहौजी जाके रुकने का, और कल डलहौजी से भरमौर जाने का, पर डलहौजी से 10-1 किलोमीटर पहले मैंने इस होमस्टे में आज रुकने का डिसाइड किया। मुझे इस होमस्टे का नाम ही बहुत अच्छा लगा, देश प्रेम होमस्टे। नाम तो अच्छा था ही, नाम के साथ साथ इस होमस्टे की लोकेशन और हाइजीन दोनों बहुत अच्छी थी। डलहौजी पहुंच के भीड़ भाड़ में स्टे करने की बजाय इस शांत जगह पे स्टे करना मुझे ज़्यादा सही लगा। देश प्रेम होमस्टे काफ़ी साफ़ सुथरा भी था,
और इस होमस्टे के सामने वैली का व्यू काफ़ी अच्छा था। यहाँ स्टे करने का डिसीजन काफ़ी सही था और मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगा यहाँ आज स्टे करना। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, सिंपल और टेस्टी। दोस्तों, आज था हमारी रोड जर्नी का दूसरा दिन। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम चल दिए थे भरमौर के लिए। आज हमें सिर्फ 100-125 किलोमीटर का ही सफर करना था भरमौर पहुंचने के लिए, तो कोई जल्दी नहीं थी। अब बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे डलहौजी। इस पहाड़ी रास्ते में पठानकोट से डलहौजी तक सड़क काफी अच्छी थी और इस रूट पे अब हमें स्नो पीक्स भी दिखाई देनी शुरू हो गई थी। पहाड़ी रास्तों पे चलते हुए जब दूर आपको स्नो पीक्स दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो जर्नी और अच्छी लगती है। हिमाचल के ये पहाड़ काफ़ी हरे भरे थे और इस हरे भरे रास्ते पे चलते हुए हम पहुंच गए थे डलहौजी। डलहौजी नॉर्थ इंडिया का एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है। मुझे यहाँ एक छोटी सी मार्केट, कुछ होटल्स, कुछ लॉजेस के अलावा देखने लायक कुछ खास नहीं दिखा। ज़्यादातर लोग इस हिल स्टेशन में बस ठंडा मौसम एक्सपीरियंस करने के लिए ही रुकते होंगे शायद। डलहौजी से अब हम काफ़ी ऊपर आ गए थे और बढ़ रहे थे चंबा की ओर। डलहौजी से चंबा का डिस्टेंस है 53 किलोमीटर और डलहौजी से भरमौर पड़ता है 102 किलोमीटर। डलहौजी से भरमौर पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। डलहौजी क्रॉस करने के बाद अब रास्ता थोड़ा सा संकरी हो गया था और बीच बीच में काफ़ी शार्प टर्न्स भी मिल रहे थे। रास्ता थोड़ा नैरो ज़रूर था, पर सड़क काफ़ी बढ़िया थी। अभी तक इस रास्ते में ये पहला स्ट्रेच आया था जहाँ पे सड़क हमें थोड़ी सी ख़राब मिली थी। हालांकि मुझे पता था कि चंबा के बाद सड़क खराब ही मिलने वाली थी। अब हम काफ़ी हाइट पे चल रहे थे, तो हमें व्यू काफ़ी दूर तक मिल रहा था और नीचे वैली का व्यू काफ़ी सुंदर था।
अब हम पहुंच रहे थे चंबा। चंबा से थोड़ा पहले इस रूट पे हम चलना शुरू कर देते हैं रावी नदी के साथ साथ। कई जगह पे रावी नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो रावी नदी के तेज़ बहाव और सुंदर व्यू को निहारते हुए हम पहुंच गए थे चंबा। हिमाचल का चंबा इतनी दूर दूर तक फैला है कि इसे पार करने में हमें आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया था। चंबा से गुजरते समय मुझे उत्तराखंड के उत्तरकाशी की याद आ रही थी। इन दोनों पहाड़ी शहरों की बनावट एक जैसी है। उत्तराखंड में बसे उत्तरकाशी शहर के साथ बहती है भगीरथी नदी और हिमाचल में बसे चंबा शहर के साथ बहती है रावी नदी। पहाड़ों में बसे ये दोनों शहर काफ़ी सुंदर हैं। तो हमने चंबा पार कर लिया था और अब हम बढ़ रहे थे भरमौर की ओर, जो कि थी हमारी आज की डेस्टिनेशन। चंबा से भरमौर का ये स्ट्रेच हमारी इस रोड जर्नी का आखिरी फेज था। मुझे पहले से जानकारी थी कि चंबा से भरमौर की सड़क थोड़ी ख़राब है, लेकिन अभी सड़क फ़िलहाल हमें अच्छी मिल रही थी। साथ में व्यू भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए यहाँ गाड़ी ड्राइव करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। चंबा से आगे चलते हुए हमें 1 घंटा हो गया था और हम पहुंचने वाले थे चमेरा डैम। चमेरा डैम एक वाटर रिजर्वियर है और बना है रावी नदी के ऊपर। चंबा से चमेरा डैम तक तो रास्ता अच्छा था, पर चमेरा डैम से आगे रास्ता संकरी है और सड़क भी खराब थी। मैं 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रहा था चंबा से अभी तक, और चमेरा डैम क्रॉस करने के बाद हमारी गाड़ी की स्पीड में कमी आने वाली थी। अब हम पहुंच गए थे चमेरा डैम।
डलहौजी से भरमौर तक रावी नदी को 3 बार क्रॉस करना पड़ता है। ब्रिज से चंबा पहुंच के रावी नदी को सबसे पहले क्रॉस किया जाता है। चंबा से थोड़ा दूर चल के रावी नदी को ब्रिज से फिर से क्रॉस किया जाता है चमेरा डैम के पास, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस किया था। दूसरी बार नदी क्रॉस करने के बाद रास्ता खराब हो जाता है। इस पॉइंट से रास्ता काफ़ी नैरो भी है और बहुत जगह सड़क कच्ची है। इन सब चैलेंजेस के साथ साथ इस रास्ते में लैंडस्लाइड भी काफ़ी होते हैं। ऐसे रास्तों में आपको गाड़ी धीरे और काफ़ी ध्यान से चलानी पड़ती है। हिमालय जितना सुंदर है उतना खतरनाक भी है। हिमालय के इन सुंदर नज़ारों को देखने के लिए थोड़ा खतरा तो उठाना पड़ता है। किसी भी पहाड़ी ड्राइव में अगर रास्ता किसी पहाड़ी नदी के साथ साथ चलता है तो उस रास्ते पे चलते हुए आप बोर नहीं होते, बेशक रास्ता खराब ही क्यों ना हो। इन रास्तों में बस नदी को निहारते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। मैंने काफ़ी पहाड़ी नदियों के साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रखी है पहले। कुछ प्रमुख पहाड़ी नदियों के नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, जैसे झेलम, ब्यास, सतलुज, यमुना, अलकनंदा, पिंडारी, भगीरथी और अब रावी भी। इन हमसफ़र पहाड़ी नदियों की लिस्ट बहुत लंबी है हिमालय की मेरी इस जर्नी में। ये सारी नदियाँ इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। बस ज़रूरत है इन्हें स्वच्छ रखने की, खास करके जब ये पहाड़ों से निकल के मैदानी इलाकों में पहुँचती हैं। क्योंकि रास्ता बीच बीच में कच्चा भी था और नैरो भी, इसलिए अक्सर या तो हम गाड़ी रोककर किसी को पास करने का रास्ता दे रहे थे या कोई गाड़ी रोककर हमारी गाड़ी को निकलने का रास्ता देता था। ये सिलसिला लगातार चल रहा था और बीच बीच में हम कई पहाड़ी गांव से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में जगह जगह काम चल तो रहा था, पर देख के लग रहा था कि बस चल ही रहा है, पूरा नहीं हो रहा।
हम भरमौर से बस 30-40 किलोमीटर ही दूर थे और यहाँ हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था चाय पीने के लिए। पहाड़ों की जर्नी में चाय पीने में और मैगी खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैगी कभी भी चढ़ाई के टाइम नहीं खाता, हमेशा उतराई के टाइम खाता हूँ। पहाड़ों पे मैं ट्रेकिंग करूँ या ड्राइव करूँ, चढ़ाई करते समय मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाता हूँ। और पहाड़ों पे मैगी की जो तलब होती है उसे मैं उतराई के टाइम ही शांत करता हूँ। पहाड़ों पे काफ़ी ट्रेक और ड्राइव्स करने के बाद ये एक ग्राउंड रूल है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ता। चाय का एक ब्रेक लेने के बाद अब हम दोबारा भरमौर की ओर बढ़ रहे थे। इस रास्ते की सड़क कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी खराब मिल रही थी, कभी सही मिल रही थी। पर इस रास्ते में एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, वो थी इस रास्ते की खूबसूरती। हमारे देश की सड़कों पे पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ है, खास करके हाईवेज पे। 3 लेन, 4 लेन और अब 6 लेन हाईवेज भी हमारे देश में बन चुके हैं। और ये सारे नए हाईवेज वर्ल्ड क्लास हैं। मुझ जैसे हाईवे ड्राइव का शौक रखने वाले लोगों को इन हाईवेज के ऊपर गाड़ी चला के अब मज़ा आ जाता है। सवाल ये है कि जब हाईवेज के ऊपर हमारे देश में पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है और इतना बढ़िया काम हुआ है, तो हमारे पहाड़ों की सड़कें इतनी टूटी फूटी क्यों हैं? पहाड़ों पे सड़कें तो बनाई जाती हैं, लेकिन पहाड़ों पे इतना लैंडस्लाइड होता है कि वो सड़कें बार बार टूट जाती हैं। इन लैंडस्लाइड्स के चलते पहाड़ों पे सड़कों को हर समय अच्छी कंडीशन में रखना नामुमकिन है। पहाड़ों पे जो कर्मचारी 12 महीने इन सड़कों का ध्यान रखते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, उनकी निष्ठा को तो हमारा सलाम है।
चंबा से भरमौर का जो रास्ता है, इसकी गिनती हिमाचल के मुश्किल पहाड़ी रास्तों में होती है। हालांकि मुझे ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। इसका शायद कारण है कि मैंने उत्तराखंड में पहले काफ़ी गाड़ी चला रखी है। अगर आपने उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पे गाड़ी चला रखी है पहले, तो हिमाचल के पहाड़ी रास्ते आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। अब हमें सामने ब्रिज दिखाई देने लग गया था, जहां से हमें रावी नदी को तीसरी और आखिरी बार क्रॉस करना था। भरमौर के इस रास्ते में हमारा और रावी नदी का साथ इस ब्रिज तक ही था। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये रास्ता रावी नदी को छोड़ के भरमौर के लिए ऊपर को चढ़ जाता है। अभी आगे भी आएगा। बारह। अब हम भरमौर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर थे। बस आधे घंटे की ड्राइव और करनी थी यहाँ से भरमौर पहुँचने के लिए। ड्राइव करते समय ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, खास करके पहाड़ों पे। इन स्कॉर्पियो वाले भाई साहब को काफ़ी जल्दी थी। इस संकरी रास्ते पे ट्रक को अनदेखा करके इन्होंने गाड़ी बीच में घुसा दी। जल्दबाजी ना करके अगर गाड़ी पीछे ही रोक लेते तो जल्दी निकल जाते। जल्दबाजी के चक्कर में अब गाड़ी इन्हें पीछे तक बैक करनी पड़ी और फिर वेट करना पड़ा। पूछो भरमौर से नीचे है ऊपर। अब यहाँ से चढ़ेंगे ना ऊपर। ये कैप्चर करिए। तो हमने रावी नदी को आखिरी बार क्रॉस कर लिया था और रावी नदी को अलविदा कह के अब ये रास्ता ऊपर चढ़ रहा था भरमौर के लिए। और ये था एक 360 डिग्री का ब्लाइंड यू टर्न। ऐसे ब्लाइंड यू टर्न्स पे गाड़ी बहुत ध्यान से निकालनी पड़ती है। दोस्तों, दिल्ली से भरमौर की इतनी लंबी यात्रा करने के पीछे उद्देश्य था मणि महेश कैलाश दर्शन। पिछले साल 2023 में मैंने पूरी करी थी अपनी पंच केदार यात्रा।
महादेव के पांचों पंच केदार मंदिर बहुत सुंदर हैं। महादेव के पांचों पंच केदार मंदिरों की जर्नी के जो एक्सपीरियंस हैं, वो पल, वो मोमेंट्स आपको जीवन भर याद रहते हैं। कुछ ऐसी है महादेव के दिव्य मंदिरों और स्थानों के दर्शन करने की महिमा। पिछले साल पंच केदार यात्रा पूरी करने के बाद मैंने ठान लिया था कि अब जल्दी ही शुभारंभ करना है पंच कैलाश यात्रा का। और इस साल मई 2024 में हम ये यात्रा कर रहे थे दिल्ली से भरमौर की। और इस जर्नी में हमने अपने पहले कैलाश दर्शन करने थे, मणि महेश कैलाश। और मणि महेश कैलाश यात्रा आरंभ होती है भरमौर से। पंच केदार मंदिरों की यात्रा बहुत सुंदर है, थोड़ी कठिन भी है। पंच कैलाश यात्रा भी बहुत सुंदर है, पर और ज़्यादा कठिन है। इस हाईवे पे भरमौर से पहले एक स्थान आता है जहां सड़क से ही दूर से मणि महेश कैलाश के प्रथम दर्शन हो जाते हैं। अब हम उस स्थान पे पहुंचने वाले थे और मैं काफ़ी उत्साहित था मणि महेश कैलाश के प्रथम दर्शन करने के लिए। प्रथम कैलाश दर्शन। ऊपर तो दे। मणि महेश कैलाश के प्रथम दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा बहुत सुंदर शहर भरमौर। मणि महेश कैलाश के प्रथम दर्शन करने के बाद मेरी तो सारी थकावट उतर गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे नई ऊर्जा भर गई है मेरे अंदर। भरमौर पहुंच के हमें फिर एक बार थोड़ा सा जाम मिला
पर इस बार जाम का पूरा श्रेय जाता था इन क्यूट सी प्यारी सी बकरियों को। हिमाचल की ये पहाड़ी बकरियां बहुत प्यारी थीं। मन तो हो रहा था एक को उठा के साथ ले जाऊं। तो आखिरकार एक बहुत लंबी रोड जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे भरमौर अपने होटल में, होटल मनी महेश। हमारे होटल की बुकिंग राकेश जी ने पहले ही करा रखी थी। राकेश जी जिनकी एडवेंचर कंपनी के साथ हमें स्टार्ट करना था कल मनी महेश कैलाश का ट्रैक। पहाड़ों की इन दूर दराज जगहों पे 5 स्टार होटल तो नहीं मिलते, बहुत बेसिक होटल मिलते हैं। इन होटल्स के रूम्स काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन इनकी बालकनी से या खिड़की से जो व्यू मिलता है, द ग्रेट हिमालयन व्यू, वो हमेशा ग्रैंड ही होता है। इसी के साथ लेता हूँ अलविदा। जल्दी लौटूंगा अपने मनी महेश कैलाश यात्रा के वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।